नमस्कार, मेरा नाम है मयंक वैद और आप सबका मेरी YouTube इंग्लिश A to Z चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब है ड्राइंग या पिक्चर। तो खुशवंत सिंह जी अपने वर्ड से एक लेडी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, एक लेडी की तस्वीर हमारे दिमाग में क्रिएट करेंगे। और यह लेडी कौन है? तो ये लेडी है उनकी ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में हमें बताएंगे, उनका अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशन था, उनकी दादी माँ का नेचर कैसा था और कैसे कैसे 20 सालों में उनका रिलेशन चेंज होता गया और फाइनली जब वो बूढ़ी हो गई तो उनका डेथ हो गया। तो यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में अपने एक्सपीरियंस के द्वारा खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ का एक पोर्ट्रेट, एक वर्बल इमेज रीडर के दिमाग में क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही पैक्टफुल है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया है। So let's begin with the story. We'll read the difficult meaning and words and I'll explain to them. The portrait of a lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Wrinkle means having lines and folds. जैसे जो लोग बूढ़े होते हैं उनके चेहरे पे लाइंस और फोल्ड्स पड़ जाते हैं। तो खुशवंत सिंह हमको बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह काफ़ी बूढ़ी थी और जहाँ तक मैं पिछले 20 सालों से उनको जानता हूँ वो ऐसी ही रिंकल फेस वाली, ऐसी ही बूढ़ी औरत रहा करती है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. Hard to believe means to accept something as true, जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो ऐसा। तो खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि लोगों का ये कहना है और लोग ये कह रहे थे कि एक ज़माने में उनकी दादी माँ बहुत ही यंग थी, जवान थी, काफ़ी सुंदर हुआ करती थी और उनके पति भी थे जो कि खुशवंत सिंह जी के दादाजी, जो अब नहीं रहे। तो बचपन में खुशवंत सिंह ने ऐसा सुना था, परंतु उनके लिए ये यकीन करना, इस बात पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने जहाँ तक अपनी दादी माँ को देखा था वो पहले से ही ऐसी बूढ़ी दिखने वाली कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही थी। तो सबकी दादी माँ की तरह खुशवंत सिंह जी की दादी माँ भी काफ़ी बूढ़ी थी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह जी अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम में जो फायर प्लेस था, जो यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाया है, तो वो फायर प्लेस के ऊपर जो शेल्फ था जिसे मेंटल पीस कहा जाता है, वहाँ पे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी। और वो तस्वीर में दादाजी कैसे दिख रहे थे? He wore a big turban and loose fitting clothes. तो उनके सर पे लंबी सी पगड़ी थी और उन्होंने काफ़ी ढीले ढाले कपड़े पहन के रखे थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी सफ़ेद सी बड़ी लंबी सी दाढ़ी थी और वो दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उनके चेस्ट का ऑलमोस्ट एंटायर पोर्शन कवर कर लेती थी। और दूसरा, वो तस्वीर से एक बात साफ थी कि वो काफ़ी बहुत ही बूढ़े दिख रहे थे, वो किसी भी एंगल से जवान नहीं दिख रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. अब दादाजी की तस्वीर देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी और बच्चे होंगे, क्योंकि
जिनके बीवी बच्चे होते हैं वो दिखने में थोड़े से जवान होते हैं, थोड़े यंग दिखते हैं, लेकिन दादाजी की लुक्स तो बहुत ही बूढ़े इंसान की थी। और उसी लिए ऑथर ये कह रहे हैं कि उनको तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, उनके कभी चिल्ड्रन नहीं हो सकते। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. Thought was almost revolting. इसका मतलब होगा it was very hard to author to believe. ऑथर को इस बात पे यकीन नहीं था कि उनकी दादी भी कभी जवान थी और दिखने में सुंदर थी, क्योंकि पिछले 20 सालों से उन्होंने उनको एक बूढ़ी औरत के रूप में ही देखा है। अब सबके साथ ऐसा ही होता है। हमारे दादा दादी अपने बचपन की कहानियाँ हमें सुनाते हैं, ऐसे ही उनकी दादी उनको अपने बचपन की कहानियाँ सुनाया करती थी कि वो बचपन में ऐसे ऐसे खेल खेला करती थी। लेकिन ऑथर को यह सब विश्वास ही नहीं होता था। उनकी दादी यह कर सकती है इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी दादी कभी छोटी थी, बच्ची थी और काफ़ी सारे खेल खेला करती थी। That seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. Absurd means illogical, जो समझ में नहीं आए ऐसा। Undignified, disrespectful. Fables are the fictitious stories with moral teaching. Fables एक ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें मोरल्स या लेसन हुआ करते हैं, लेकिन वो बातें, वो कहानियाँ सुनने में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगती है। हमको वो कहानियों पे कभी भी विश्वास नहीं होता। अब उनकी बचपन की कहानियाँ हमेशा अविश्वसनीय रहा करती थी। दादी की बचपन की कहानियाँ अविश्वसनीय रहा करती थी और ऑथर को ये यकीन ही नहीं था। उनको लगता था कि जैसे दादी माँ कोई संत महात्मा की कहानियाँ सुनाती है जिसमें सिर्फ मोरल मैसेज होगा, पर वो कहानियाँ कभी हमको विश्वसनीय नहीं लगेगी, उसमें हमको कभी विश्वास नहीं होगा। तो ऑथर को भी उनकी कहानियाँ, दादी माँ की कहानियाँ कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय लगती रहती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. अब ये crisscross क्या होता है? वो एक पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स। crisscross को बोला जाता है ताने बाने से बना हुआ एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स का पैटर्न। तो अब ऑथर अपनी दादी माँ के आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में, वो कैसी दिखती थी उनके बारे में बता रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं उनकी दादी माँ छोटी सी थी, उनकी हाइट कम थी, वो थोड़ी मोटी भी थी और थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी, स्लाइटली बेंड, थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी। और उनके चेहरे पे इतने सारे रिंकल्स थे कि वो चेहरे के हर कोने से, हर जगह से साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नो, we were certain she had always been as old as we had known her. Certain means यकीन होना। अब ऑथर बता रहे हैं कि ये बात का हमको पूरा यकीन था कि वो पहले से ही बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती। खुशवंत सिंह यही बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से वो एक बूढ़ी औरत के रूप में ही उनको देखा गया है और वो कभी यंग थी, इस बात का यकीन ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि वो यंग है, क्योंकि वो समय के साथ बूढ़ी ही होती जा रही थी। पिछले 20 साल से वो ऐसी ही थी। फिर वो कहते हैं कि मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो कभी प्रिटी थी, सुंदर थी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty.
but she was always beautiful. अब ये जो लाइन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि वो कभी प्रेटी तो हो ही नहीं सकती, हाँ वो सिर्फ खूबसूरत थी। अब ये प्रेटी और ब्यूटीफुल का क्या मतलब है? प्रेटी का कनेक्शन बाहरी लुक से है। प्रेटी इन द सेंस, प्रेटी रेफर्स टू नथिंग बट योर अपीयरेंस, बाहर की सुंदरता, एंड ब्यूटीफुल रेफर्स टू इंटरनल क्वालिटीज़, आपके मन की सुंदरता। तो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो दिखने में तो सुंदर नहीं थी क्योंकि वो जवान नहीं थी, काफ़ी बूढ़ी औरत थी, पर उनका मन, उनका दिल बहुत ही सुंदर था। वो अच्छी नेचर की थी, वो उनके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से वो काफ़ी सुंदर, ब्यूटीफुल दिख रही थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hobble means to walk in awkward way. एक अजीब तरीके से चलना, उम्र की वजह से बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है और उसके चलते आप एक अजीब तरीके से चलने लगते हो। स्टूप का मतलब है टू बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक के चलना। और दूसरा यहाँ पे है वाइट, स्पॉटलेस वाइट। उसका मतलब है कि पुराने ज़माने में जब किसी औरत का हस्बैंड गुजर जाता था तो वो जनरली सफ़ेद कलर के कपड़े पहना करती थी, और इनकी दादी माँ भी कुछ ऐसा ही पहना करती थी। रोजरी अ स्ट्रिंग ऑफ बेड्स फॉर कीपिंग काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ चैंट्स मेड ऑफ अ रिलीजियस प्रेयर। वो एक माला होती है जिसमें काफ़ी सारे मोती रहा करेंगे, और आप जैसे ही चैन ख़त्म करोगे तो एक मोती को आगे चलाओगे, जिसे रोजरी बोला करते हैं। सो शी हॉबल्ड वो आगे झुक के चला करती थी और सफ़ेद कपड़े पहन के पूरे दिन घर में घूमा करती थी, और उनके एक हाथ में हमेशा माला रहा करती थी जिसके साथ साथ वो मंत्र जाप किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Locks माने hair, scattered, disorganized, यहाँ अच्छे से कंघी नहीं किए गए ऐसे। Inaudible, कोई ऐसा साउंड जो क्लियरली सुनाई ना दे। तो हर सिल्वर लॉक्स, नाउ सिल्वर कलर रेफर्स टू एज, जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद बाल, पर इंग्लिश में वाइट हेयर की जगह पे जनरली बोला जाता है सिल्वर हेयर और ग्रे हेयर। तो उनके बाल सफ़ेद थे और इधर उधर फैले हुए थे, अच्छे से कंघी नहीं किए गए थे, और उनका चेहरा उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत पेल था, कलरलेस था और पकड़ भी था। पकड़ का मतलब क्या होगा? आगे की तरफ ऐसे, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, वो पाउटिंग की तरह चोंच बनी हुए रहना। जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी स्किन काफ़ी ढीली हो जाएगी और रिंकल भी रहेगी, और इसी रिंकल और ढीली स्किन की वजह से उनके होंठ आगे की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं पकड़ फेस। तो ये दादी माँ का चेहरा काफ़ी पेल था, उनका चेहरा पकड़ था, और उनके होंठ हमेशा सुनाई ना दे ऐसी प्रेयर में लगे हुए थे। यस, शी इज़ ब्यूटीफुल। और फिर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि हाँ, मेरी दादी माँ बहुत ही अच्छी थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, the breathing peace and contentment. Serenity का मतलब है the state of being peaceful and calm, एकदम शांत स्वभाव होना। अब जैसे सर्दियों के मौसम में आप पहाड़ों पे जाओगे तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी,
और एकदम वाइट कलर की सीनरी देखने को मिलेगी। इसे देखकर आपको बड़ी शांति का एहसास होगा। तो ऑथर कहते हैं कि उनकी दादी माँ भी ऐसी ही थी, इस वाइट कलर के सीनरी के जैसे। उनका एकदम शांत स्वभाव था, वो बड़ी ही सेटिस्फाइड नेचर की थी और उनको देखकर दूसरों को भी ऐसी ही शांति का, ऐसी ही सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस होता था। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. अब उनकी दादी माँ सुबह सुबह उनको जगाया करती थी। वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करते थे और इसीलिए वो उनके दादी माँ के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। My parents left me with her when they went to live in the city. और उनके पेरेंट्स कोई काम के सिलसिले में उनको छोड़ के शहर सेटल हो गए थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. तो वो सुबह सुबह उनको जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song manner while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I love her voice but never bothered. मोनोटोनस का मतलब है एक ऐसी मोनोटोन जो सुनने में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उनकी दादी जब सुबह सुबह उनको नहला के स्कूल के लिए तैयार किया करती थी तब हमेशा प्रेयर करा करती थी और इसी आशा में कि उनकी प्रेयर को राइटर सुनेंगे और सीखेंगे और फिर वो भी प्रे करना शुरू कर देंगे। पर राइटर हमें बता रहे हैं कि उनको ये प्रेयर सीखने का जरा भी शौक़ नहीं था। वो सिर्फ उनको सुनते थे क्योंकि उनको दादी का प्रेयर करना अच्छा लग रहा था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with her yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. Fetch means to get. Wooden slate, a flat plate of slate formerly used for writing, जिसे तख्ती भी बोला जाता है. Plaster, covered with a layer of plaster. Earthen, made of a बैक और फायर क्ले। तो अब पुराने ज़माने में बच्चे नोटबुक में नहीं पर ऐसी मिट्टी से बनी स्लेट में लिखा करते थे जो यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है और उसे तख्ती भी बोला जाता था। यह मिट्टी से बनाई होती थी जिसके ऊपर ठीक तरीके से लिखने के लिए टाइम टू टाइम उसको प्लास्टर से कवर भी किया जाता था। तो राइटर को अपनी दादी माँ रोज़ सुबह उठा के नहला के तैयार करती थी और फिर तैयार करके उन्हें एक स्लेट देती थी जिसे साफ़ करके उस पर प्लास्टर भी करा करती थी। उनको एक चॉक भी दिया जाता था और वो एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसा इंक पॉट भी थमाया जाता था और उसके साथ एक लाल रंग का कलम भी उनकी दादी माँ उनको देती थी और इन सब चीज़ों को लपेट के या बांध कर वो उनको स्कूल के लिए दिया करती थी। अब पुराने ज़माने में जैसे स्कूल बैग तो था नहीं, तो इसी सब चीज़ों को इकट्ठा किसी चीज़ से बांध के उनको दिया जाता था। After a breakfast of thick stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Stale, no longer fresh and pleasant to eat, hard, musty or dry, जिसे हम बासी बोलते हैं। अब राइटर का ब्रेकफास्ट कैसा था, नाश्ता कैसा था? ब्रेकफास्ट के लिए उनको मोटी बासी रोटियां दी जाती थी जिसके ऊपर मक्खन और चीनी लगा के उनको खिलाया जाता था
और वे स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में गांव के कुत्तों के लिए भी काफ़ी सारी बासियाँ रोटी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayers, while the children sat in a row on the either side of veranda singing the alphabet or prayers in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. Veranda माने courtyard. घर के बाहर जो कॉर्डन एरिया रहता है उसे वेरेंडा बोलते हैं. स्क्रिप्चर्स मीन्स एनी रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें. अब ओल्डन टाइम में अलग से स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि वो जिस स्कूल में जाया करते थे वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था और मंदिर में जो पुजारी जी थे वही बच्चों को पढ़ाते थे. तो जब राइटर स्कूल जाते थे तो उनकी दादी माँ भी उनके साथ जाया करती थी, वो मंदिर भी विज़िट कर लेती थी और साथ साथ उनको पढ़ा भी लिया करती थी. तो यहाँ पर जो पुजारी जी थे वो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स भी सिखाते थे और सुबह की प्रेयर भी कराते थे. तो आप देख सकते हैं किस तरह की एजुकेशन सिस्टम थी वहाँ पर, कि बच्चों को पढ़ाया भी जाता था और साथ ही साथ प्रे करना, भगवान की तरफ ध्यान लगाना भी सिखाया जाता था. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling, making a low guttural sound in the throat. गले में से एक अजीब सी आवाज़ निकालना, जो कुत्ते हमेशा निकाला करते थे. तो राइटर बोल रहे हैं जैसे ही हमारा स्कूल ख़त्म होता था हम दोनों साथ साथ घर की तरफ चल पड़ते थे. रास्ते में मंदिर के दरवाजे पे ही उन्हें गांव के कुत्ते मिलते थे जिन्हें दादी माँ खाने के लिए घर से लाई हुई बासी रोटियाँ दिया करती थी. पर वो डॉग्स हमारे पीछे पीछे घर तक आ जाते थे और चपातीस के लिए आपस में लड़ते रहते थे और वो ग्राउलिंग साउंड भी करा करते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was the turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of her city house. अब जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए तो उन्होंने हम दोनों को मुझे और दादी माँ को शहर बुला लिया. जब राइटर गांव में थे तो दादी माँ के बहुत करीब थे, क्लोज थे, पर वे जब शहर में गए तो इस रिलेशनशिप में एक चेंज आ गया. अभी भी वो दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे, लेकिन उनकी दादी माँ उनको स्कूल लेके नहीं जा सकती थी. राइटर अपने आप मोटर बस में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते थे. तो अब दोनों के कंपेनियनशिप में काफ़ी बदलाव आ गया. अब उन दोनों की कंपेनियनशिप काफ़ी कम हो गई. अब ना तो दादी माँ राइटर के साथ स्कूल जाती थी, ना तो आते वक्त उन्हें गली के कुत्तों के साथ वो रोटियां बांटती थी जिनसे उनका दिल बहला जाए. अब उनके घर के वेरेंडा में जो चिड़िया आती थी बस उनको वो दाना डाला करती थी, उनको खाना खिलाया करती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, and world being round, etc. Now roll by means years passed by. जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वो एक दूसरे को कम देखने लगे. राइटर अपने
काम में बिजी हो गए और दादी माँ जैसे कि वो फ्री थी तो कोई और काम में लग गई। शुरू शुरू में तो वे उन्हें उठाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। शुरू शुरू में जब राइटर स्कूल से घर आते थे तो दादी माँ उनसे पूछती थी कि बताओ आज तुमने क्या पढ़ाई की, और राइटर उनको बताते थे कि आज मैंने इंग्लिश के नए वर्ड सीखे, साइंस में कई नई नई चीज़ें सीखी वगैरह वगैरह। और ऐसे शुरुआत में उन दोनों के बीच में एक टाइप का इंटरेक्शन बना रहता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प मी with my lessons. She did not believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching of gods and scriptures. One day I announced that we were being given music classes. She was very disturbed. To her, music had a lewd association. It was the monopoly of harriets and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब distress means suffer from extremely sorrow, और anxiety और pain जिसे बोलते हैं दुखी होना। Lewd association means indecent और obscene, अच्छा कोई चीज़ जो अच्छी ना लगे वो। अब राइटर की दादी माँ बहुत ही दुखी रहती थी क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो सिर्फ इंग्लिश लेसन्स, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था, ना कि धर्म या धार्मिक किताबों के बारे में। यानी कि स्कूल भगवान का, गॉड का नॉलेज नहीं दे रहा था, तो उन्हें यह एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं थी। और एक दिन जब राइटर ने उनको बताया कि हमारे स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाई जाती थी, तो वो बेहद परेशान हो गई क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूज़िक का एक ल्यूड एसोसिएशन होता है। ल्यूड का मतलब यहाँ पे होगा कोई चीज़ जो अच्छी ना लगे, और जेंटल फोक का मतलब होगा ऐसे लोग जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही राइटर ने उनको बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, म्यूज़िक सिखाया जाता था, तो वो बहुत ही परेशान हो गई क्योंकि उनके हिसाब से म्यूज़िक सीखना एक अच्छी बात नहीं थी। अच्छे घर के लोग म्यूज़िक नहीं सीखते थे। ये काम तो सिर्फ भिखारियों का या गरीब लोगों का रहा करता था जो गाना गा के, भीख मांग के अपना गुजारा करते थे। और अब आप लोग इस बात से ज़्यादा एसोसिएट नहीं होंगे क्योंकि आजकल तो इंडियन आइडल और ऐसे काफ़ी सारे म्यूज़िक टैलेंट कंपटीशन होते हैं जिसमें म्यूज़िक को एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। पर ये बहुत पहले के टाइम की बात है जब लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे, और म्यूज़िक के बारे में दादी को पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गई कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने वो परेशानी को चुपचाप सहन कर लिया। वो सिर्फ चुप रह गई और उनकी चुप्पी में भी उनकी नापसंद, उनका डिसअप्रूवल साफ साफ राइटर को समझ में आ रहा था। When I went up the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. Snap means broken suddenly or completely. जब राइटर यूनिवर्सिटी गए तो उनको यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहना पड़ा और उनका कमरा भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था, तो अब घर पर वो नहीं रहते थे। तो उसके बाद से उनकी दादी माँ के साथ रिलेशन समझो बिल्कुल ख़त्म हो गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion, the state of being private and away from people, जिसे कहते हैं अकेलापन। अब दादी माँ ने ये समझ लिया था कि अब उन्हें अकेले ही रहना पड़ेगा
उनकी जो एक लौती कंपनी थी, राइटर जो कि हॉस्टल में चले गए हैं, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो गए हैं, तो दादी माँ बिल्कुल अकेली रह गई। लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया और अकेले रहने की जो लाइफ थी उसे उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk anyone। और अब वो पूरा दिन क्या करती थी, वो सिर्फ स्पिनिंग व्हील चलाया करती थी। अब ये स्पिनिंग